प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, भूगोल की सीरीज़ में कक्षा 12 के लिए हम महत्वपूर्ण अध्याय को कवर कर रहे थे और आज एक नए टॉपिक के साथ विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम एस्किमो का निवास स्थान, उनकी आर्थिक क्रियाकलाप, उनका समाज, इसी प्रकार से बुशमैन, भील और गोंड जनजातियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। लेक्चर को आप अंत तक ज़रूर देखें, जिसके माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारी व महत्वपूर्ण प्रश्न आप प्राप्त कर पाएंगे और आप देख पाएंगे कि ये चैप्टर क्यों महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। पृथ्वी पर मानव के रहते हुए लगभग लाखों वर्ष बीत चुके हैं और इस लंबे काल में मानव ने प्राकृतिक वातावरण के साथ समायोजन करना सीखा है। पिछले अध्याय में हम ये पढ़कर आ चुके हैं कि किस प्रकार से मानव ने वातावरण के साथ समायोजन किया, जहाँ दो महत्वपूर्ण शब्द अनुकूलन और अपरिवर्तन यानी एडप्शन और मॉडिफिकेशन की हमने चर्चा की थी। मानव ने तकनीकी विकास के साथ साथ वातावरण समायोजन में तीव्र गति से परिवर्तन किया। विश्व में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें कई जनजातियां आदिम ढंग से निवास करती हैं। तो वर्तमान में जो ठंडे प्रदेश हैं या अत्यधिक गर्म प्रदेश हैं, वहाँ पर जो जनसंख्या निवास करती है या वहाँ जनजातियाँ जो निवास करती हैं, वह आज भी इस परिस्थिति में अपना जीवन यापन कर पा रही है जो उनका पहले जीवन यापन होता था, यानी आदिवासी रूप में रहना, जंगलों से फल फूल खाना, ठीक है, नदियों के माध्यम से, तालाबों के माध्यम से जल एकत्रित करना और फिर उसे पीने योग्य बनाना। कुछ जनजाति आज ऐसी भी है। जबकि वर्तमान में हम तकनीकी के विकास के माध्यम से आज पूरा विश्व या विश्व के अन्य देश तकनीकी क्षेत्रों में विकसित हैं, विकास कर रहे हैं, फिर भी कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो आदिम ढंग से जीवन यापन करती हैं। उनकी आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ और उनके विभिन्न संस्कृति का जो वातावरण है, वातावरण से जो समायोजन किए हुए हैं, वो आज भी उसी तरह से है जिस तरह से पहले था। और हम ये देखेंगे कि प्रत्येक जनजाति में किस किस प्रकार से उनका वातावरण, उनका आर्थिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन व्यतीत होता है। इनकी जीवन शैली में विशेष बदलाव नहीं आया। इस प्रकार की जनजातियाँ शीत प्रदेशों, घने जंगलों, उष्ण व सूक्ष्म मरुस्थलों, घास के मैदानों व दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आप इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसी जनजातियाँ आपको कहाँ मिलती हैं। शीत प्रदेशों में मिलती है, घने जंगलों, उष्ण व सूक्ष्म मरुस्थल में, घास के मैदानों में, दुर्गम जो पहाड़ियाँ होती हैं उन क्षेत्रों में ऐसी जनजातियाँ निवास करती हैं। इनकी अपनी विशिष्ट सांस्कृति, सामाजिक ढांचा, परंपराएं, रीति रिवाज व मान्यताएं होती है। सभी जो जनजातियाँ हैं उनका अपने संस्कृति होती है, उनका सामाजिक परिवेश होता है, परंपराएं होती है और रीति रिवाज व मान्यताएं भी अलग अलग होती हैं। जब हम चार जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे कि एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड जनजाति चारों में क्या विशेषताएं हैं, इनका वातावरण किस प्रकार का है, ये कहाँ निवास करती हैं, इनकी सांस्कृतिक मान्यताएं क्या हैं, इनके रीति रिवाज किस प्रकार के हैं, ये हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। इन जनजातियों की अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो खाद्य संग्रहण है, आखेट है। ये दुमक्कड़ जीवन जीते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। पशुचारण व आदिम ढंग की निर्वहन कृषि। ये विभिन्न प्राकृतिक दशाओं में प्राचीन काल के मानव
वे वातावरण के संबंध की सूचक है। ये जो जनजातियाँ हैं ये प्राकृतिक दशाओं में जो प्राचीन काल में मानव निवास करता था और मानव और वातावरण के बीच में जो सहसंबंध स्थापित था उसका एक महत्वपूर्ण सूचक है। आधुनिक विकसित सभ्यताओं से इनका संपर्क लगभग बिल्कुल समाप्त सा है, या यूँ कह लीजिए कि इनका कोई संबंध स्थापित नहीं होता। जो आधुनिक विकसित सभ्यता है, जिस तरह से वर्तमान में इन लोगों के अलावा सामान्य लोगों का जो पहनावा है, इनका जीवन जो है वो इन लोगों से बिल्कुल हमारा अलग है। जनजातियाँ वास्तव में जैविक समूह का ही नहीं वरन सामाजिक व सांस्कृतिक समूह का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। जनजाति लोगों का वह समूह जो सामाजिक रीति रिवाजों एवं सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब देखिए विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन से क्षेत्रों में निवास करती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से लिखना है। नंबर 1, ध्रुवीय व ठंडे प्रदेशों में जो निवास करती है वे जनजाति कौन सी हैं? तो एस्किमो और सेमयोट्स जनजाति हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ये आप नोट कर लेंगे कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाली जनजाति कौन कौन सी हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं एस्किमो और सेमयोट जनजाति हैं। विषुवतरेखीय क्षेत्रों सघन वनों में जो निवास करने वाली जनजाति है वह कौन सी हैं? तो पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति। पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल के निवासी को कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन जनजाति निवास करती है। कौन सी करती है दोस्तों? बुशमैन। ये तीनों इम्पोर्टेंट है और आने वाली जो 3 है वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो बुशमैन। ऐसा आ जाएगा विषुवतरेखीय सघन वनों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो पिग्मी, सेमांग और सकाई। ऐसे पूछ लिया जाएगा आपसे कि ध्रुवीय व ठंडे क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो एस्किमो और सेमयोट्स, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें तो उष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में तो मसाई और बद्दू। समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो किर्गिज जनजाति। कौन सी दोस्तों? किर्गिज जनजाति। और दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो भील, गोंड, संथाल, मीणा, नागा, ये कुछ अन्य जनजाति हैं। ये कहाँ पर निवास करती हैं? दुर्गम पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आपको इस प्रकार से जवाब देना है। ये 1 लाइनर होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और जितना पूछा जाता है सिर्फ आपको उतना ही जवाब देना होता है। और यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, ऑप्शन होते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि समशीतोष्ण कटिबंध घास के मैदानों में कौन सी जनजाति निवास करती है, और 4 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे A, B, C, D, उसमें आपको सही आंसर देना होता है। यहाँ आपको अलग अलग जनजातियों के बारे में बताया गया है, लेकिन इस अध्याय में महत्वपूर्ण हम पढ़ेंगे एस्किमो के बारे में, बुशमैन जनजाति के बारे में और भील और नागा जनजाति के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं एस्किमो जनजाति। इसका निवास क्षेत्र कैसा है, इसका आर्थिक जीवन कैसा है, सामाजिक जीवन कैसा है, परिवेश कैसा है, उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण है एस्किमो। पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कौन से रीजन में, तो आर्कटिक प्रदेश में मानव आज भी विकास की प्रारंभिक अवस्था में है। तो जो आर्कटिक रीजन है, ठीक है, आर्कटिक रीजन में आज भी वर्तमान में जो मनुष्य है या मानव जीवन है वो विकास की प्रारंभिक अवस्था में है, क्योंकि यहाँ जीवन जीना बहुत ही कठिन होता है। आखेट, मछली पकड़ना व संग्रहण एस्किमो की आजीविका का मुख्य आधार है। तो आखेट करना, हंटिंग, मछली पकड़ना, फिशिंग और संग्रहण, गैदरिंग करना एस्किमो का आजीविका का, यानी इनके रोजगार के लिए कुछ आय के साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए, और एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? कच्चा मांस खाने वाला। यहाँ से प्रश्न पूछा
जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि एक्सकीमो का शाब्दिक अर्थ क्या है, कच्चा मांस खाने वाला। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। तथा बर्फीले प्रदेश के निवासी के रूप में होता है। ठीक है, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एक्सकीमो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। या ये क्या कौन कौन सी गतिविधि करते हैं, तो आखेट की गतिविधि, मछली पकड़ना, संग्रहण एक्सकीमो जीवन का मुख्य आधार है। नेक्स्ट, एक्सकीमो जनजाति संबंधित है। अक्सर यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि एक्सकीमो जनजाति का संबंध किस प्रजाति मुख्य से है, तो एक्सकीमो का संबंध जो है वो प्रजाति से है। ध्यान रखिएगा, प्रजाति सबसे बड़ी होती है और फिर उसके बाद जनजातियाँ होती है। प्रजाति जो होती है उनका जो उनका रूप होता है, या कह लीजिए उनकी जो कॉपी या उनके जैसे कैरेक्टर, उनकी ऐसी विशेषताएं जो होती है वो जनजाति विशेष में मिलती है। तो मंगोल प्रजाति से इनका संबंध है, किनका, एक्सकीमो का। अब देखिए एक्सकीमो का जो शारीरिक स्वरूप है वो किस प्रकार का है। इनका चेहरा सपाट व चौड़ा होता है, त्वचा का रंग पीलापन लिए भूरा टाइप का होता है, बाल भद्दे व काले होते हैं, कद मझला से होता है, नाक चपटी, आंखें गहरी कत्थई व तिरछी होती है, इनका जबड़ा भारी होता है, मुंह चौड़ा तथा दांत सफ़ेद व मजबूत होते हैं, शरीर हष्टपुष्ट व पुट्ठे मांसल होते हैं। ये घोर संकट काल में भी अपनी स्थिति, गंभीरता व विवेक को अडिग बनाए रखते हैं। तो ये इनका कुछ स्वभाव था, यहाँ से कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सकीमो जनजाति जो है ये मंगोल प्रजाति से संबंध रखती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ बात करते हैं कि इनका जो निवास क्षेत्र है वो कैसा है, निवास क्षेत्र कहाँ है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसका ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से नोट्स बना लीजिएगा। एक्सकीमो जनजाति प्रारंभ से ही आर्कटिक वे टुंड्रा प्रदेशों तक सीमित है। तो एक्सकीमो जनजाति का जो आरंभिक बिंदु है वो कहाँ पर है, आर्कटिक वे टुंड्रा प्रदेशों में। कौन से प्रदेशों में, आर्कटिक वे टुंड्रा प्रदेशों में निवास करती है। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर ये आर्कटिक और टुंड्रा प्रदेश कहाँ है, तो यदि आप ग्लोब को देखते हैं तो ग्लोब में जो एक उत्तरी ध्रुव वाला जो बिंदु है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा आर्कटिक क्षेत्र है, टुंड्रा प्रदेश है। ठीक है, अभी इसका मैप आएगा, हम देखेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक मैप आएगा, उसमें हम आपको बता देंगे कि कहाँ पर मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है, हम उसको देख लेंगे। आगे है, इस क्षेत्र में अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू तक इनका विस्तार है। ठीक है, तो इनका विस्तार कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इनका विस्तार अलास्का से लेकर बेरिंग जल डमरू मध्य में इनका विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड व उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में भी निवास करती है। अलग अलग नामों से भी कहीं कहीं ने अलग अलग नामों से भी जानते हैं, लेकिन एक्सकीमो नाम जो बहुत ही फेमस है, जिसका विस्तार अलास्का में है, कनाडा में है, ग्रीनलैंड में है और उत्तरी साइबेरिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। विस्तृत टुंड्रा प्रदेश के निवास करने वाले लोगों का उत्तरी कनाडा व ग्रीनलैंड में एक्सकीमो, देखिए उत्तरी कनाडा और ग्रीनलैंड में इन्हें एक्सकीमो के नाम से, स्कैंडिनेविया और में लैप्स के नाम से, और उत्तरी साइबेरिया में से समयोट्स या याकुत या चुकची या तुंग, है ना, ये चुकची है, चुकची व तुंग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है नोट्स के रूप में कि यह कनाडा और ग्रीनलैंड में एक्सकीमो के नाम से, स्कैंडिनेविया में लैप्स के नाम से और उत्तरी साइबेरिया में समयोट्स व याकूत, चुकची व तुंग के नाम से जानी जाती है। अब देखिए इस मैप में हम देखें तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। इस मैप में ये जो पोर्शन है ये अलास्का का रीजन है, और अलास्का जो है यह प्रशांत महासागर में बेरिंग जल डमरू मध्य उसको स्पर्श करता है, तो उसके आसपास रीजन में भी देखने को मिलता है। ये पूरा कनाडा का क्षेत्र है। ठीक है, ये पूरा कनाडा का क्षेत्र है और ये ग्रीनलैंड का रीजन है, और इसके जस्ट पास में आप देखेंगे तो यूरोप का रीजन भी शामिल हो जाता है, और यूरोप के जस्ट पास में उत्तरी साइबेरिया का क्षेत्र है, वहाँ पर भी हमें इस प्रकार की परिस्थिति देखने को मिलती है, जहाँ पर एक्सकीमो जनजाति जैसी, चाहे वे उत्तरी साइबेरिया में रहने वाली समयोट्स हो, याकूत हो, चुकची हो, तुंग हो, प्रश्न पूछे जाते हैं। और कंपटीशन एग्जाम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तरी साइबेरिया में रहने वाली जनजाति का नाम क्या है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं कि निम्न तापमान, बर्फीली आंधियाँ,
कम रोशनी युक्त तथा कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो विगत 10,000 वर्षों से रह रहे। तो यहाँ की जो विशेषता है, यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ का जो वातावरण है वह किस प्रकार का है दोस्तों? निम्न तापमान। तापमान कैसा मिलता है? तापमान बहुत ही कम पाया जाता है, तो ठंड अधिक रहती है। बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, जैसे राजस्थान में तो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, लेकिन वहाँ पर बर्फीली आंधियाँ चलती हैं, बर्फ़ की आंधियाँ चलती हैं। कम रोशनी रहती है क्योंकि सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री तक ही वैरी करता है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा तक वैरी करता है, लेकिन जब ये उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इसकी रोशनी वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो 6 महीने लगभग दिन और 6 महीने लगभग रात ही रहती है। 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रातें रहती हैं। इस प्रदेश में जाड़े की ऋतु बहुत लंबी व ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है। तो जो शीत ऋतु होती है वो अधिक लंबी रहती है और ग्रीष्म ऋतु की अवधि बहुत ही कम रहती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में यदि प्रकाश होता भी है तो वह उतना प्रकाश नहीं होता जितना उत्तरी गोलार्ध के लगभग 23.5 डिग्री कर्क रेखा तक हमें मिलता है। प्रकाश रहेगा लेकिन कम रहता है। और शीत ऋतु में तो सूर्य की जो सीधी रेखाएं होती है वो मकर रेखा पे पड़ती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ऑलरेडी शीत ऋतु रहती ही है। तो ये जो रीज़न है ये ऑलमोस्ट लगभग 55 डिग्री 60 डिग्री से उत्तर में स्थित है। तो यहाँ पर तो शीत ऋतु बर्फ़ के रूप में माइनस टेम्परेचर के रूप में होना निश्चित है। वार्षिक औसत तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहता है। पेड़ों के अभाव में यहाँ बर्फ़ की आंधियाँ चलती हैं, वर्षा हिम के रूप में होती है। तो पेड़ यहाँ नहीं पाए जाते हैं, और यदि पेड़, पहली बात तो पेड़ होते ही नहीं है, कंडीशन नहीं बनती पेड़ों की यहाँ पर, और यदि पेड़ होते भी तो नुकीले प्रकार के होते हैं, और जहाँ पेड़ नहीं होते हैं बर्फ़ की आंधियाँ चलती है। वर्षा हिम के रूप में ही होती है, बूंदों के रूप में नहीं होती। ठीक है, तो हिम के रूप में यहाँ वर्षा होती है। कठोर जलवायु के कारण वनस्पति का अभाव रहता है। केवल ग्रीष्मकाल की अल्प अवधि में शैवाल, काई या कुछ अन्य जो वनस्पतियाँ हैं वो उग जाती हैं, अन्यथा यहाँ पर वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो आप लिख लीजिए। लाइकेन आदि रंग बिरंगे फूलों की वनस्पति उग जाती है। अब देखिए यहाँ पाए जाने वाले जो विशेष जानवर हैं उसमें ध्रुवीय, भालू, लैमिंग, खरगोश, कस्तूरी मृग, केरीबाऊ, रेंडियर, ये महत्वपूर्ण है। केरीबाऊ, रेंडियर एक प्रकार से इनका साधन के रूप में इसको अपनाया जाता है। लोमड़ी, भेड़िए, कुत्ते आदि इस प्रकार की प्रमुख प्राणी जातियाँ पाए जाते हैं। समुद्र में सील है और वेल मछली, वालरस, सी लॉयन जैसी विशालकाय मछलियाँ यहाँ पाई जाती है, लेकिन कैरीबाऊ या रेंडियर का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ कहाँ ये इस प्रकार की प्रजाति जनजातियाँ पाई जाती है ये महत्वपूर्ण है। इन्हें ग्रीनलैंड में क्या नाम दिया जाता है, स्कैंडिनेविया में क्या नाम दिया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। टेम्परेचर यहाँ कितना रहता है, बर्फीली आंधियाँ चलती है, वर्षों का अभाव, वनों का अभाव देखने को मिलता है, और ग्रीष्मकाल जो होता है वो अल्प अवधि का होता है, लेकिन कहीं कहीं शैवाल, काई या लाइकन जैसी वनस्पतियाँ देखने को मिलती है। और ध्रुवीय भालू, लैमिंग, खरगोश जिसमें से कैरीबाऊ, रेंडियर प्रमुख होता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके आर्थिक क्रियाकलाप की, कि किस प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप में ये लोग लगे हुए हैं। इसमें हम ये देखते हैं दोस्तों कि सर्वप्रमुख कि आखेट की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? आखेट। शिकार करना एस्किमो के जीविकापार्जन का एक मात्र साधन है। ये शीतकाल में, ग्रीष्मकाल में विभिन्न विधियों का शिकार करते हैं। नंबर 1, शीतकाल में आखेट। कि शीतकाल में इनका आखेट किस प्रकार का होता है। इस ऋतु में एस्किमो समुद्री तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस मछली का शिकार करते हैं, तो सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ़ में बने छिद्रों में श्वास लेने आती है तब एस्किमो द्वारा रखी हड्डियों की छड़ हिल जाती है। एस्किमो अपने हथियार हार्पून, ध्यान रखिएगा, एस्किमो किस हथियार से, तो हार्पून हथियार से, ये ध्यान रखना, किस हथियार से मछली को पकड़ते हैं, तो हार्पून हथियार होता है उससे पकड़ते हैं, से सील मछली का शिकार करते हैं। इसे माओपाक कहते हैं, ध्यान रखना। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि माओपाक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, माओपाक का अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा करना। माओपाक का अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है कि माओपाक किसे कहते हैं, माओपाक किस जनजाति की
शिकार की विधि है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो एस्किमो अपने हथियार हार्पून के माध्यम से सील मछली का शिकार करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, माओपाक। और माओपाक का अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा करना। दूसरा, ये तो पहली विधि हो गई माओपाक। दूसरी विधि होती है इतुरपाक। दूसरी विधि क्या होती है, इतुरपाक। अब देखिए इतुरपाक में क्या होता है। शिकार की दूसरी विधि इतुरपाक है, जिसके अंतर्गत शिकारियों द्वारा, देखिए इसको डायरेक्टली आपको याद रखना है। इतुरपाक में क्या होता है कि इतुरपाक में शिकारियों द्वारा 2 छिद्र बना दिए जाते हैं, ठीक है। 2 छिद्र ऐसे और ऐसे 2 छिद्र होते हैं, और एक छिद्र से व्यक्ति सील को चारा डालता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है और ये व्यक्ति सील मछलियों को यहाँ से चारा प्रोवाइड करता है और डालकर बुलाता है, तथा दूसरे छिद्र में दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। जैसे ही दूसरे छिद्र में पहले व्यक्ति द्वारा संकेत दिया जाता है कि मछली आ रही है, ठीक है, तो उसे हार्पून डाल के उसका शिकार कर लिया जाता है। तो इसे हम कहते हैं इतुरपाक। क्या कहते हैं, इतुरपाक। पहली विधि होती है माओपाक, जिसका अर्थ शाब्दिक होता है, शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। और इतुरपाक में 2 छिद्रों के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा चारा डालकर सील मछली को बुलाया जाता है और दूसरा व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से उसका शिकार कर लेता है। तो ये 2 विधियां हैं, माओपाक और इतुरपाक। आपको ध्यान रखना है, नोट्स फॉर्म में लिख लेना है। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है, वरन ये जलाने के लिए ईंधन भी देती है। तो ठंड होती है तो इसकी खालों को ही जलाकर ये हीटिंग हो जाती है, गर्म माहौल हो जाता है थोड़ा सा, तो वातावरण के लिए भी ये लाभदायक होती है। सील की चर्बी अन्य जीवों की चर्बी की तुलना में तुरंत व अधिक देर तक जलती है और ताप भी अधिक देती है। महिला द्वारा माओपाक विधि से आप देखेंगे ये चित्र 2.2 में हार्पून से खुले महासागरों में, समुद्रों में बसंतकालीन आर्किड को समझा सकते हैं। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है दोस्तों। एक्टिविटी इस प्रकार से होती है वहाँ पर। अमूमन वहाँ जो समुद्र होते हैं वो लगभग जमे हुए रहते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा आता है जब कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो थोड़े से वहाँ पानी की स्थिति दिखाई देती है, और सील मछली उस समय धूप सेकने के लिए महासागरों के ऊपरी क्षेत्र में या उस खाड़ी के क्षेत्र में ऊपर की ओर आती है और ये लोग शिकार कर लेते हैं। तो ये तो हमने अभी शिकार पढ़ा था शीतकालीन आर्किड। अब हम पढ़ते हैं बसंतकालीन आर्किड किस प्रकार से होता है। शीतकालीन आर्किड का मतलब शीत के समय, शीतकाल के समय आर्किड किया जाता है, लेकिन अब हम चर्चा करते हैं कि बसंतकालीन आर्किड किस प्रकार से होता है। मार्च में सील मछलियाँ श्वास लेने हेतु बाहर आकर धूप सेकने लगती है, इनका शिकार किया जाता है। तो जब सील मछलियाँ मार्च के समय आती है वो पानी से ऊपर की ओर, तो ये उस समय शिकार कर लेते हैं। बसंतकालीन आर्किड को उतोक कहते हैं। बसंतकालीन आर्किड जो होता है उसको क्या कहते हैं, उतोक। ध्यान रखना, माओपाक और इतुरपाक कौन से आर्किड की विशेषता है, तो शीतकालीन आर्किड की विशेषता है। जबकि उतोक जो शिकार की विधि है वो किस आर्किड की विधि है, तो बसंतकालीन आर्किड की विधि है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये शिकारी जो होते हैं कुत्तों की मदद से सील मछलियों का शिकार करते हैं। इस ऋतु में चमड़े से बनी नावों को परिवहन के लिए काम में लेते हैं। तो इनकी जो नाव होती है वो चमड़े से बनी हुई होती है, जिसे कयाक कहते हैं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नाव को क्या नाम दिया जाता है, कयाक। और ये किसकी बनी होती है, चमड़े से बनी हुई होती है। ये कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम जो पढ़ रहे हैं और ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या है, इतुरपाक विधि क्या है, माओपाक विधि क्या है, उतोक विधि क्या है। तो आपको इसको ईमानदारी से लिखना है, पढ़ना है, ठीक है। ग्रीष्मकाल में एस्किमो लोग कैरिबो, है ना, ये एक कैरिबो जो कि बारहसिंगा है। इससे पहले आपको ध्यान होगा कि एक नाम आया था जहाँ हमने इसके बारे में विशेष चर्चा की थी कि कैरिबाऊ जो होता है वो रेंडियर के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है दोस्तों, रेंडियर के रूप में। और कैरिबाऊ या बारहसिंगों का धनुष बाण शिकार करते हैं। खरगोश, बतख व चिड़िया का शिकार हल्के भाले से फेंक कर सकते हैं। रेंडियर संपत्ति व सामाजिक स्तर के मापदंड भी होते हैं। एस्किमो लोग के जीवन में सील मछली का अत्यधिक महत्व है। सील से खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए भी खाल प्राप्त होती है। ईंधन के रूप में ये चर्बी,
स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियों तथा धागे के रूप में तात का प्रयाप्त करते हैं। भोजन की बात करें तो भोजन के रूप में ये कच्चा मांस इनका प्रमुख भोजन है। भोजन का स्रोत सील, व्हेल, सी लॉयन मछलियाँ होती हैं। छोटी मछलियों व स्थलीय जीव जंतु से भी भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई भोजन के रूप में ये क्या ग्रहण करते हैं एस्किमो लोग। अब हम बात करते हैं वस्त्र की। तो पहले हमने चर्चा कर ली कि आखेट के रूप में इनका जीवन यापन किस प्रकार से होता है। दो प्रकार के आखेट होते हैं, शीतकालीन आखेट, बसंतकालीन आखेट। माओपाक विधि, इतुरपाक विधि जो है वो शीतकालीन आखेट है। माओपाक में हार्पून की सहायता से ये सील मछली का शिकार करते हैं, जबकि इतुरपाक विधि में ये दो छिद्रों के माध्यम से एक व्यक्ति के द्वारा चारा डालकर सील मछली को बुलाना और दूसरे के द्वारा उसका शिकार किया जाना, ये हार्पून जो है वो एक प्रकार से इनका महत्वपूर्ण औजार है जिससे शिकार किया जाता है। बसंतकालीन आखेट में हमने देखा कि बसंतकालीन आखेट मार्च माह में लगभग किया जाता है और इसे उतोक कहते हैं। और शिकार की जो विधि है वो तो उतोक हो गई, और जैसी धूप सेकने सील मछली समुद्र से ऊपर की ओर आती है और ये शिकार कर लेते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि इनका एक महत्वपूर्ण कैरिबो जो कि बारहसिंगा धनुष बाण के शिकार करने योग्य, रेंडियर इनकी संपत्ति जो कि महत्वपूर्ण होती है, और सील से खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए खाल प्राप्त करते हैं। ईंधन के लिए भी चर्बी और सिलेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डियों का काम आता है। अब हम बात करते हैं वस्त्रों की कि एस्किमो के जो वस्त्र होते हैं ये मुख्यतः कैरिबो की खाल से बनाए जाते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि कैरिबो क्या है, कैरिबो बारहसिंगा है। ठीक है, तो कैरिबो की खाल से वस्त्र बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं। सील मछली की खाल की अपेक्षा अधिक गर्म होते हैं क्योंकि ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो लगभग वर्ष के 7-8 महीने इनको शीत ऋतु रहती है, तो हमें उस कंडीशन से इन्हें रहना पड़ता है। वहाँ वातावरण इस प्रकार का है तो फिर ये उसी हिसाब से अपने अनुकूलन को स्थापित कर लेते हैं। ध्रुवीय भालू में सेमूर से भी वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियाँ करती हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एस्किमो का जो वस्त्र है वो किसके द्वारा बनते हैं, कैरिबो की खाल से बनते हैं। और इनका जो भोजन के रूप में जो मछलियाँ होती हैं वो कौन सी होती है, ये महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं दोस्तों, स्त्री व पुरुष दोनों के वस्त्र एक समान ही होते हैं। एस्किमो जर्सीनुमा बाहेदार वस्त्र जिससे तिमियाक कहते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि एस्किमो का जो वस्त्र होता है वो कैसा होता है और उसका नाम क्या है। तो एस्किमो का जो वस्त्र होता है जर्सीनुमा बाहेदार होता है, लंबा बाहेदार, जैसे आपने फ़ोटो में देखें तो आप पहन रखा है। ठीक है, और जिसे हम क्या कहते हैं, तिमियाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर पहनने वाले कपड़े को अनुहाग कहते हैं। ठीक है, सील की खाल से बने जूतों को कार्मिक कहते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कार्मिक कहते हैं, और ये कुछ महत्वपूर्ण जो है ये लाइंस है जो कि महत्वपूर्ण है। निवास गृह की बात करें तो इनका निवास गृह किस प्रकार से है, तो इनके मकान बर्फ़, पत्थर, हड्डियों तथा खालों से बने होते हैं। शीतकाल में बर्फ़ के मकान को इग्लू कहते हैं। 5 से 6 फीट भूमिगत व 2 से 3 फीट ऊपर उठे हुए लकड़ी वेल की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मक कहते हैं। इस चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं। ये सभी महत्वपूर्ण बातें आपको लिखनी है, समझनी है, याद करनी है। यहीं से डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका प्रवेश द्वार एक भूमिगत सुरंग से जुड़ा हुआ होता है। ग्रीष्मकाल में शिकार के दौरान ये लोग अस्थायी तंबू बनाकर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ लिया, आर्थिक क्रियाकलाप में पढ़ लिया। आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट हो गया, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, इनका निवास गृह किस प्रकार से वो हो गया। अब हम चर्चा करते हैं यंत्र और उपकरणों की कि कौन कौन से यंत्रों के माध्यम से ये क्रियाविधियाँ करते हैं। तो नंबर हम चर्चा करें क्याक। नंबर 1 क्या है, क्याक, या हम पहले भी पढ़ कर आए कि चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव होती है जो कि 5 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी होती है। तो क्याक को आपको ध्यान रखना है कि क्याक क्या होता है। फिर है उमियाक, बड़ी नाव जो कि व्हेल मछली के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ ये यंत्र हैं, यंत्रों के माध्यम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्याक क्या है, उमियाक क्या है। हार्पून अभी हमने पढ़ा कि सील मछलियों के शिकार के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला 1.2 से 1.5 मीटर लंबा भालानुमा हथियार होता है, और इसको देखने के लिए आप देखेंगे कि वो शिकार करती हुई जो महिला का चित्र है उसके माध्यम से शिकार किया जाता है। स्लेज, ये महत्वपूर्ण है कि बर्फ़ पे चलने वाली पहिए विहीन गाड़ी जिसे कुत्ते या रेंडियर खींचते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है
कि श्लेष क्या होता है, हार्फून क्या है, उमिया क्या है, क्या क्या है। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं कि कार्मिक क्या है, तो कार्मिक के सील की मछली से बने हुए जो जूते होते हैं उन्हें कार्मिक कहते हैं। जर्सी नुमा जो बाएदार वस्त्र होता है उसे तिमियाक कहते हैं, ये हमने अभी चर्चा की थी जस्ट थोड़ी देर पहले। और बसंतकालीन आखेट जो होता है उसे उतोक कहते हैं। शीतकालीन जो आखेट होता है उसे माऊपाक और इतुरपाक कहते हैं। 2 अन्य विधियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और निवास क्षेत्र के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि इनका निवास क्षेत्र किस प्रकार से है। आगे हम बात करेंगे कि समाज व संस्कृति किस प्रकार की है, यहाँ समाज कितने भागों में बटा हुआ है, किस प्रकार से यहाँ बोले जाने जो भाषा है, यहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार से है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।